एक शांत दोपहर थी। एसपी ऑफिस हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त था, लेकिन तभी दरवाजे पर आई एक थकी, डरी और टूटी हुई लड़की, जिसने जैसे ही अपना नाम बताया, पूरा ऑफिस सन्न रह गया। हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने सालों पुराना राज खोल दिया हो। आखिर उस लड़की का नाम ऐसा क्या था? क्यों एक नाम सुनकर ऑफिस की दीवारें तक कांप उठीं? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें वर्दी के पीछे छिपी इंसानियत, दर्द और फर्ज की कहानी है। अंत तक देखना, क्योंकि जब सच्चाई सामने आई तो सबके दिल पिघल गए। यहाँ तक कि खुद एसपी साहब की आंखों में भी आंसू थे। शाम का वक्त था, करीब 7 बज चुके थे। सूरज धीरे धीरे आसमान के पार खो चुका था और अब सरकारी दफ्तरों में ट्यूबलाइट्स की सफेद रोशनी चमकने लगी थी। पूरे दिन की भाग दौड़ और भीड़ भाड़ के बाद अब वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बड़े से ऑफिस हॉल में पंखा अपनी धीमी रफ्तार में घर्र घर्र की आवाज निकाल रहा था। कुछ सिपाही थके चेहरों के साथ बस ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक कोने में बैठे उम्रदराज सिपाही पांडे जी अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर सुस्त भाव से अखबार के पन्ने पलट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक नौजवान शर्मा मोबाइल पर कोई वीडियो देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। पूरा माहौल थकावट और ऊब से भरा हुआ था। तभी अचानक ऑफिस के भारी लकड़ी के दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। दरवाजा धीरे से खुला और एक दुबली पतली सी लड़की अंदर झांकती हुई दिखाई दी। उसकी उम्र मुश्किल से 19 या 20 साल होगी। चेहरा थकान और डर से मुरझाया हुआ, बड़ी बड़ी आंखों में घबराहट और बेबसी साफ झलक रही थी, जैसे कोई सहमा हुआ परिंदा आसरा खोज रहा हो। उसके कपड़े मैले, फटे हुए और धूल से सने थे। बाल बिखरे हुए और पांव नंगे थे। साफ लग रहा था कि वह न कई दिनों से ठीक से सोई थी, न कुछ खाया था। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब मेरी मदद कीजिए। मोबाइल में डूबे शर्मा ने नजर उठाकर उसे देखा और फिर पांडे जी की ओर देखते हुए आंख मारी। पांडे जी ने अखबार नीचे रखा, चश्मे के ऊपर से घूरा और भारी आवाज में बोले, क्या है? यहाँ क्या मेला लगा है? ये एसपी ऑफिस है, कोई धर्मशाला या शरणालय नहीं। भागो यहाँ से। लड़की उनकी डांट से कांप गई। उसके पैर जैसे दरवाजे पर ही जम गए। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं भीख नहीं मांग रही साहब, मेरी छोटी बहन गायब हो गई है, कृपया उसे ढूंढने में मदद कीजिए। बहन गायब हो गई है। ये शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे। अब तक फैली सुस्ती पल भर में गायब हो गई। एक कोने में बैठे मुंशी ने हल्की सी हंसी उड़ाई। शर्मा ने ताना मारा, वाह, बहन गायब हो गई? अब तो हर कोई चला आता है इधर। एसपी ऑफिस को क्या बच्चों का हॉस्टल समझ रखा है? पांडे जी ने झल्लाकर कहा, अबे चुप रह, ये काम थाने का है, यहाँ बड़े अफसर बैठते हैं। चल हट यहाँ से, वरना साहब का मूड खराब हो जाएगा। लड़की के चेहरे से सारी उम्मीद उतर चुकी थी। आंखों में बहते आंसू गालों पर सूखने लगे थे। उसने अपने मैले झोले से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली। तस्वीर के रंग उड़ चुके थे, लेकिन उसमें एक नन्ही सी बच्ची मुस्कुराती नजर आ रही थी। उसकी आवाज टूटी हुई थी, यह मेरी बहन नव्या है, बस 10 साल की। कल रात हमारी बस्ती से अचानक गायब हो गई। बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। हॉल में एक पल को सन्नाटा छा गया। हर चेहरा कुछ पल के लिए ठहर गया, लेकिन फिर भी पांडे जी के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, अरे बस्ती की बच्चियां तो अक्सर यूं ही इधर उधर निकल जाती हैं। किसी लड़के के साथ चली गई होगी, कुछ दिन में खुद लौट आएगी। अब हम किस किस को ढूंढते फिरें? चलो काम मत बढ़ाओ, और वैसे भी यह हमारा काम नहीं है। अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। अमायरा ने रोते हुए कहा, मैं कल थाने गई थी, पर वहां के पुलिस अंकल ने मुझे भिखारी कहकर भगा दिया। बोले, यह सब ड्रामा कहीं और कर लो। यह सुनकर पांडे जी और शर्मा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे कि यह रोज की बात हो। अमायरा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह नहीं जानती थी कि कहां जाए और किससे मदद मांगे। वह वहीं जमीन पर बैठने ही वाली थी कि तभी अंदर केबिन से गहरी और कड़क आवाज आई, बाहर क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? यह आवाज थी एसपी वेदांत राठौर की। वेदांत राठौर का नाम पूरे जिले में अपनी ईमानदारी, अनुशासन और काम करने के अंदाज के लिए मशहूर था। अपराधियों के लिए उनका नाम डर का पर्याय था, लेकिन आम लोगों और जरूरतमंदों के लिए वे किसी मसीहा से कम नहीं थे। उनकी आवाज सुनते ही हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। पांडे जी अपनी कुर्सी से उछलते हुए अखबार समेटने लगे। शर्मा ने तुरंत मोबाइल अपनी जेब में डाल लिया। सभी सजग होकर खड़े हो गए। पांडे जी घबराते हुए बोले, सर कोई समस्या नहीं है। एक लड़की आई है, कह रही है कि उसकी बहन गायब है। केबिन के अंदर फाइल पलटने की आवाज आई और फिर वेदांत की आवाज गूंजी, किसी का गायब होना मामूली बात नहीं है पांडे,
फरियादी की शिकायत और किसी की भीख में फर्क करना सीखो। उसे अंदर बुलाओ। पांडे जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने डरती हुई अमायरा की ओर इशारा किया और धीरे कहा, जाओ, साहब बुला रहे हैं। कांपते हुए कदमों से अमायरा केबिन की ओर बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं अंदर वाला अफसर भी बाहर वालों जैसा कठोर न हो। धीरे से दरवाजा खटखटाते ही अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अमायरा ने डरते डरते केबिन में कदम रखा। केबिन विशाल और साफ सुथरा था। बड़ी मेज के पीछे आरामदायक कुर्सी पर एसपी वेदांत राठौर बैठे थे। उनकी वर्दी पर सितारे चमक रहे थे। चेहरा रौबदार, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने अमायरा को देखा। मासूम चेहरा, टूटा हुआ, आंसू भरी आंखें और डरी हुई आवाज। वेदांत ने मात्र एक नजर में उसकी स्थिति समझ ली। उन्होंने कुर्सी से उठकर पास रखी पानी की बोतल से गिलास भरा और अमायरा को दिया। उनका स्वर इस बार नरम था। बैठो बिटिया, पहले पानी पियो और डरो मत। बताओ क्या हुआ? इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले अफसर का अपनापन देखकर अमायरा चौंक गई। कांपते हाथों से गिलास थामकर उसने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। गले की खराश कुछ कम हुई और फिर उसने हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी बतानी शुरू की। साहब, मेरा नाम अमायरा है और मेरी छोटी बहन नव्या है। कल शाम हमारी बस्ती के लोग पास वाले हैंडपंप पर पानी भरने गए थे और बच्चे वहीं खेल रहे थे। जब सभी वापस लौटे तो नव्या कहीं नहीं मिली। पहले हमें लगा कि शायद वह किसी के घर चली गई होगी, लेकिन हमने पूरी रात उसे ढूंढा, हर गली, हर घर, पास के मैदान में, फिर भी उसका पता नहीं चला। सुबह मैं थाने गई, पर वहां के पुलिसकर्मियों ने मुझे भिखारी कहकर भगा दिया। अमायरा ने रोते हुए अपनी धुंधली, झुर्रियों भरी फोटो एसपी वेदांत राठौर की मेज पर रख दी। वेदांत ने फोटो उठाई। एक मासूम बच्ची की हंसी वहां कैद थी। उन्होंने कुछ पल तक तस्वीर को देखा, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश कर रहे हों। उनकी निगाहें तस्वीर पर टिकी रह गईं। केबिन में कुछ क्षण के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। फिर वेदांत ने नजरें हटाते हुए अमायरा से पूछा, बिटिया, अपना नाम क्या बताया तुमने? जी साहब, अमायरा, उसने धीरे से कहा। अमायरा, ये फोटो बहुत पुरानी लग रही है, कहाँ खिंचवाई थी? अमायरा की आंखों में एक बार फिर उदासी फैल गई। बहुत साल पहले साहब, मेरे पिताजी ने ये फोटो मेले में खिंचवाई थी। उसके बाद तो वह हमें छोड़कर चले गए। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं पास की एक कोठी में सफाई का काम करती हूँ और नव्या का ध्यान रखती हूँ। वह मेरी पूरी दुनिया है साहब, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। वेदांत का गला भर आया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? रघुवीर सिंह। जैसे ही यह नाम सुना, वेदांत की उंगलियां फाइल पर जैसे जम सी गईं। यह नाम उनके सीने में किसी तीर की तरह चुभ गया। रघुवीर सिंह, वही नाम जिसे उन्होंने अपने बचपन की धुंधली यादों में सुना था और जिसके जाने के बाद उनका बचपन एक अनाथालय की चारदीवारी में गुजरा था। वेदांत की नजर अचानक अमायरा की दाहिनी बांह पर पड़ी। कपड़ा थोड़ा फटा हुआ था और वहां एक पुराना गहरा जलने का निशान था। उन्होंने अपनी आवाज काबू में रखते हुए पूछा, यह चोट का निशान कैसा है? अमायरा ने निशान को देखकर कहा, यह बचपन का है साहब। हमारी झोपड़ी में आग लग गई थी और मैं उसी में जल गई थी। पिताजी मुझे बचा रहे थे, उन्होंने ही मुझे बाहर निकाला। कुछ दिन बाद वह कहीं चले गए। लोग कहने लगे कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। एसपी वेदांत का दिल किसी तेज दौड़ती ट्रेन की तरह धड़कने लगा। उनके कानों में आग और चीखों की आवाज गूंजने लगी। आंखों के सामने उनके बचपन का भयंकर हादसा फिर नाचने लगा। वही आग, वही हादसा जिसने उनका पूरा परिवार छीन लिया था। उन्हें भी अपनी पीठ पर ऐसा ही निशान मिला था। याद आया कि कैसे किसी ने उन्हें जलती झोपड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया और जब होश आया तो वे अनाथालय में थे। बताया गया कि उनके परिवार में कोई नहीं बचा। वेदांत ने कांपती आवाज में आखिरी सवाल पूछा, अमायरा, तुम्हें अपने पिताजी की शक्ल याद है? अमायरा ने अपनी आंखें झुका लीं। बस थोड़ी थोड़ी, बहुत धुंधली सी याद है। वे बड़े मजबूत और कद काठी में बड़े थे, लेकिन उनकी मजबूरी ने उन्हें हमें छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हमारी माँ तो पहले ही नहीं थीं और पिता भी हमारे साथ नहीं थे। एसपी वेदांत अपनी कुर्सी से उठे, जैसे किसी ने उन्हें बिजली का झटका दे दिया हो। उनकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे। वह अपनी मेज के दूसरी तरफ बढ़े और अमायरा के पास खड़े हो गए। नहीं, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे। उन्हें मजबूरी में दूर होना पड़ा और शायद वह तुम्हारे पिताजी ही मेरे भी पिताजी हैं। अमायरा ने आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखा। उसका दिमाग इसे समझ नहीं पा रहा था। साहब, आपका क्या मतलब है? आप क्या कह रहे हैं? वेदांत की आंखों से आंसू बहने लगे। एक सख्त पुलिस अफसर, जिसका नाम अपराधियों के लिए डर था, आज अपने ही दर्द के सामने छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। अमायरा, मैं भी रघुवीर सिंह का बेटा हूँ।
तुम्हारा बड़ा भाई वेदांत। ऑफिस के शांत केबिन में जैसे अचानक बिजली चमक गई हो। सन्नाटा इतना गहरा हुआ कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देने लगी। अमायरा के होंठ कांपने लगे। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। भैया, आप सच कह रहे हैं? मेरे भैया तो वह तो उस आग में। वेदांत ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मैं जिंदा था। उस हादसे में मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और फिर वहां से मैं अनाथालय चला गया। मुझे बताया गया कि मेरी एक छोटी बहन भी थी जो हादसे में नहीं रही। मैंने तुम्हें मर चुका समझ लिया था और आज भगवान ने इतने सालों बाद हमें फिर मिला दिया। वेदांत ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और उसमें से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकाली। तस्वीर में एक आदमी, एक छोटा लड़का और गोद में एक नन्ही बच्ची थी। वह तस्वीर बिल्कुल अमायरा की जैसी थी। अमायरा अब खुद को रोक नहीं पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। भैया कहकर वह वेदांत के गले लग गई। इतने सालों का दर्द, अकेलापन और बेबसी सब आंसुओं में बह रहा था। बाहर हॉल में बैठे सिपाही और मुंशी दरवाजे की दरार से यह सब देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। जिस लड़की को वे भिखारी समझकर डांट रहे थे वह उनके सबसे बड़े साहब की सगी बहन निकली। पांडे जी को तो चक्कर सा आने लगा। अब यह मामला केवल एक लापता बच्ची का नहीं था, यह एक परिवार की अधूरी कहानी थी जिसे आज पूरा होना था। वेदांत ने अमायरा को संभाला, उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। चुप हो जाओ मेरी बहन, अब मैं यहाँ हूँ। नव्या को कुछ नहीं होगा। मैं उसे ढूंढ लाऊंगा, चाहे वह जमीन के नीचे हो या आसमान में। उनके अंदर का अफसर अब पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन इस बार मिशन पर्सनल था। उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। उनकी आवाज में वही पुरानी कड़कपन लौट आई थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी अर्जेंसी भी थी। पांडे, शर्मा, तुरंत मेरे केबिन में आओ। दोनों सिपाही जैसे हवा में उड़ते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे नजरें झुकाकर खड़े हो गए। वेदांत अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। उनका चेहरा इस्पात की तरह कठोर था। पूरे जिले में अलर्ट जारी करो। शहर के बाहर निकलने वाले हर रास्ते को सील करो। हर चौकी और थाने में इस बच्ची की तस्वीर भेजो। वायरलेस पर तुरंत मैसेज फ्लैश करो। एक 10 साल की बच्ची, नाम नव्या, कल रात से बस्ती इलाके से लापता है। हर हाल में उसे ढूंढना है। ये केस अब मेरी सीधी निगरानी में रहेगा। मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। दोनों सिपाही जैसे ही जय हिंद सर बोलकर भागे, मानो उनकी जान बच गई हो। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी मशीनरी सक्रिय हो गई। जो ऑफिस कुछ मिनट पहले सुस्ती में डूबा था, अब हलचल और तेजी से भर गया। फोन की घंटियां बजने लगीं, वायरलेस खड़कने लगा और शहर की सड़कों पर जीपें सायरन बजाते हुए दौड़ने लगीं। जिस थाने ने पहले अमायरा को धक्का देकर भगा दिया था, वहां के थानेदार के हाथ पैर कांपने लगे जब उसे वेदांत का सीधा फोन आया। वेदांत ने सख्ती से कहा, शर्मा जी, जिस लड़की को आपने सुबह भगाया था वह मेरी बहन है और जो बच्ची गायब है वह भी मेरी बहन है। अगर कल सुबह तक वह मुझे सुरक्षित नहीं मिली तो अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना। थानेदार के पसीने छूट गए। उसने अपनी पूरी फोर्स बस्ती में उतार दी। वेदांत ने अमायरा को अपने पास बिठाए रखा और बार बार उसे दिलासा देते रहे, चिंता मत करो अमायरा, हमारी पुलिस बहुत काबिल है, वह जरूर नव्या को ढूंढ लेगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रात गहराती जा रही थी। अमायरा की बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन अपने बड़े भाई के पास होने से उसे अद्भुत साहस भी मिल रहा था। लगभग रात 11 बजे वेदांत के वायरलेस पर एक संदेश आया। एक खबरी ने बताया कि बस्ती के पास पुरानी जूट मिल के गोदाम में कुछ लोगों ने एक बच्ची को छिपा रखा है। वे लोग शायद उसे बेचने की फिराक में थे। वेदांत ने तुरंत एक टीम को रेड करने का आदेश दिया। वह खुद भी गोदाम की ओर बढ़ने ही वाले थे कि अमायरा को देखकर रुके। उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। अगले 15 मिनट उनके लिए सदियों जैसे थे। हर सेकंड काटना मुश्किल हो रहा था। फिर वेदांत के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की आवाज आई, सर मुबारक हो, बच्ची मिल गई है। वह थोड़ी डरी हुई है लेकिन बिल्कुल सुरक्षित है। हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही वेदांत की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अमायरा के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिल गई अमायरा, हमारी नव्या मिल गई। अमायरा खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर महीनों बाद वही रौनक लौट आई थी जैसी उस पुरानी तस्वीर में थी। आधे घंटे बाद पुलिस की जीप एसपी ऑफिस के सामने रुकी। एक महिला कांस्टेबल नव्या को लेकर आई। नव्या बहुत डरी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थीं। जैसे ही उसने अमायरा को देखा, वह दीदी कहकर दौड़ पड़ी और अमायरा से लिपट गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोती रहीं। यह खुशी के आंसू थे, मिलन के आंसू थे। वेदांत एक कोने में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी थी। आज वह सिर्फ एक अफसर नहीं थे,
बल्कि एक बड़े भाई और परिवार के मुखिया थे जिन्होंने अपने खोए हुए हिस्से को फिर से पाया था। जब दोनों बहनों का रोना कुछ कम हुआ तो वेदांत उनके पास गए और नव्या के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। नव्या डरते डरते उनकी ओर देख रही थी। अमायरा ने उसे समझाया, नव्या, ये हमारे भैया हैं, हमारे बड़े भैया। मासूम नव्या ने चुपचाप पूछा, हमारे भी भैया हैं? वेदांत मुस्कुराए और उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, तुम्हारे भी भैया हैं। उस रात वेदांत ने उन सिपाहियों को कुछ नहीं कहा जिन्होंने अमायरा के साथ बदतमीजी की थी। उनकी सजा तो अपने ही जमीर ने दे दी थी। फिर वेदांत दोनों बहनों को लेकर ऑफिस से बाहर निकले। उनकी सरकारी गाड़ी तैयार खड़ी थी। उन्होंने दोनों को प्यार से पीछे की सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ गए। जब गाड़ी उनके बंगले की ओर चली, अमायरा और नव्या हैरान होकर बाहर की चमकती दुनिया देख रही थीं। उनके लिए यह सब किसी सपने जैसा था। कल तक जो फुटपाथ पर सोती थीं, आज वह अपने सगे भाई वेदांत के साथ सरकारी गाड़ी में अपने घर जा रही थीं। गाड़ी बंगले के गेट पर रुकी और वहां एक खूबसूरत सुलझी हुई महिला खड़ी थी, कियारा, वेदांत की पत्नी। वेदांत मुस्कुराए और बोले, कियारा, ये अमायरा और नव्या मेरी बहनें हैं। कियारा चौंकी और आंसुओं के साथ दोनों को गले लगा लिया। घर विशाल और सुंदर था। कियारा ने उन्हें नहलाया, कपड़े दिए और फिर चारों ने साथ में खाना खाया। नव्या ने पूछा, भैया, अब हमें बस्ती में जाना पड़ेगा? वेदांत ने कहा, कभी नहीं, तुम दोनों मेरे साथ रहोगी, पढ़ोगी, लिखोगी और बड़ी अफसर बनोगी। उस रात अमायरा और नव्या बिस्तर पर आने वाले सुनहरे कल के सपने बुन रही थीं और वेदांत और कियारा बालकनी में उनका उज्जवल भविष्य देख रहे थे। तो दोस्तों, ये थी वेदांत और उनकी बहनों की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।